CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ एंकर सैयद इकरारुल हसन। उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। सैयद इकरारुल हसन से गुफ्तगू हुई। माशाल्लाह, हम तो आपके फैन हैं। किस हवाले से? बहुत सारे हवालों से। जिस शरारत से आपने कहा है ना ये आपको आगे पता चल जाएगा। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। बिस्मिल्लाह। आपने सहाफत से सियासत में आने का फैसला क्यों किया? क्या आपको ऐसा लगता है कि सहाफत में आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी? नहीं, ये थोड़ी सी गलत फहमी है और शायद चूँकि पाकिस्तान में आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मैं ज़रा अपनी बात समझाने में थोड़ा सा मुझे दुश्वारी का सामना है। मैं बतौर सहाफ़ी ही ये काम कर रहा हूँ। दुनिया भर में जो सहाफ़ी हैं, जो लिखारी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो वक्तन फ़वक्तन इस्लाही और फ़िक्री तहरीकें चलाते हैं और चलाते रहें। हमने सर सैयद अहमद ख़ान से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में वक्त के मुताबिक लोगों को नई बात बताई और तहरीक चलाई। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं समेत सब मसाइल की एक बुनियादी वजह यह है कि जो हमारा अपना घर है, यानी जो सियासी जमातें हैं, वो खुद उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, उनके अपने अंदर फेयर इलेक्शंस नहीं होते, उनके अपने अंदर आइन की बालादस्ती, पार्टी आइन की बालादस्ती का कोई रिवाज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि सारी दुनिया में जहाँ जमहूरियत कारगर है, जहाँ जमहूरियत के समरात लोगों को मिल रहे हैं, वहाँ जमहूरी सियासी जमातें कैसे काम करती हैं। वहाँ जमहूरी सियासी जमातें दुकानें नहीं होती कि एक आदमी ने दुकान खोली है और अब वो जब तक जिंदा है वही दुकान पे बैठेगा, गल्ले पे बैठेगा। पाकिस्तान में तो ये है कि इमरान खान साहब ने दुकान खोल ली है तो इसका मतलब है जब तक वो हैं वो इमरान खान साहब की दुकान है। नवाज शरीफ साहब ने जब दुकान खोल ली तो अब वो जब तक हैं या उनका जब तक ख़ानदान है वो शरीफ ख़ानदान की दुकान है, और जरदारी साहब की जो है वो भुट्टो साहब की उनकी दुकान है। सियासी जमातें इदारे होती हैं और इदारे किसी भी आदमी या ख़ानदान की मलकियत नहीं होते, वो अवाम की मलकियत होते हैं। उसमें लोग अपने वोट के ज़रिए, इंटरनल इलेक्शन के ज़रिए फ़ैसला करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा, और वो भी हमेशा के लिए नहीं, एक मखसूस मुद्दत के लिए वो लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। आपने और मैंने पिछले 30 साल में जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का नाम सुना है। इस दौरान लेबर पार्टी जो बरतानिया की, कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, जर्मनी की CDU, भारत की BJP, यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 लोग आके अपना काम करके सर्व करके जा चुके हैं। और कोई भी ये नहीं कहता कि लीडर तो एक ही होता है या लीडर तो सदियों में पैदा होता है। वहाँ लीडर सिस्टम है और सिस्टम लीडर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, लीडर्स की ट्रेनिंग कर रहा है, लीडर्स को तैयार कर रहा है, वो आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और नए लोगों को मौका दे रहे हैं। तो आई बिलीव कि एक ऐसी तहरीक की ज़रूरत है कि मैं नौजवानों को, पाकिस्तान के आम लोगों को ये बात बताऊं, उन्हें समझाऊं कि हमारे अलावा सारी दुनिया में जमातें इस तरह से चल रही हैं। आप भी एक ऐसी जमात बनाएं जिसमें इकरारुल हसन आपसे ये वादा करता है, ये हलफ उठाता है कुरान मजीद पे हाथ रख के कि मैं कभी कोई ओहदा नहीं लूँगा, ना उस पार्टी में, ना उस पार्टी की बुनियाद पर हुकूमत में या सरकार में। मैं बतौर एक सहाफ़ी ही अपना ये काम करूँगा और उसके नतीजे में आप लोग मिलकर अपनी एक जमात बनाएं। आप उसका मंशूर तय करें, आप उसका इलेक्शन का तरीक़ाकार तय करें, आप ख़ुद लीडर बने या अपने दरमियान से लीडर्स को मुंतखब करें। एक रेडी वाले की बेटी के पास भी बराबर का मौका हो कि वो पार्टी की चेयरमैन बन सके, एक कंडक्टर और ड्राइवर के बेटे के पास भी बराबर या इक्वल चांस या अपॉर्चुनिटी हो कि वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सके। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एचिसन कॉलेज वालों ने, ऑक्सफोर्ड वालों ने, सरमायादारों की औलादों ने, जागीरदारों ने या वडेरों ने ही इस मुल्क पर हुकूमत करनी है। आपकी तरह की खुशकुन बातें तो इमरान खान साहब भी करते थे, हम उनसे भी सुनते थे, तो क्या फ़र्क है? ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। मैं बड़ी आजिज़ी से ये चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की 78 साल की तारीख़ में ये बातें किसी ने नहीं की जो मैं कर रहा हूँ। जो शख्स भी आया उसने कहा मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, मैं ये तब्दील करके दूँगा, मुझे लीडर मुंतखब करें, मैं ये बदलूँगा, मुझे वोट दें, मैं इनकलाब लेकर आऊँगा या मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। पहली बार एक आजिज़ आदमी कह रहा है कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो तब्दीली आएगी, आप में से लीडर होगा तो मुल्क बदलेगा, आप अपने वोट को अपने हक़ में सही इस्तेमाल करेंगे तो इनकलाब आएगा। पहली बार है सर, 78 साल में किसी आदमी ने ये नहीं कहा। 165 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी का लीडर ये नहीं कहता कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा पार्टी का, मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे रोज़ा रसूल पे ले जाके आप हलफ ले लीजिए, जैसे कौम की तसल्ली होती है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जो सारी दुनिया की सियासी जमातों की तरह का एक जमहूरी और मेरिट बेस्ड प्लेटफॉर्म हो। बतौर सहाफ़ी आप गैर जानबदारी का तासुर तो खो देंगे फिर? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसमें देखिए, इसमें या तो ये कि मैं किसी स्पेसिफिक शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ,
मैं स्पेसिफिक किसी एक पार्टी के बारे में बात करूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बतौर मजमूई जो सिस्टम है जिसमें एक आदमी डिसीजंस लेता है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे इमरान खान साहब हैं, शख्सियात पर एतराज़ात हैं भी और उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जिस सिस्टम में एक आदमी डिसीजंस ले और उस डिसीजन से पहले किसी से मुशावरत करने का पाबंद ना हो और उसके फैसले को कोई चैलेंज ना कर सके पार्टी में, कि एक आदमी 30-40 साल जब तक जिंदा है वो एक सीट पर रहे, उसके फैसले से पहले किसी के मशवरे की ज़रूरत ना हो और जो वो फैसला कर दे उससे कोई इख्तलाफ की जरूरत ना कर सके, इसी को आमरीत कहते हैं। और ये आमरीत हमारी सियासी जमातों में मौजूद है। तो ये तो एक उसूल की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक पार्टी से मुतल्लिक नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि उस उसूल की बुनियाद पर हमें एक ऐसी जमात बना लेनी चाहिए। तो मैं हरगिज़ ये नहीं, मैंने भी एक प्रोग्राम में भी कहा कि ये जमात बन जाती है और अल्लाह करे नौजवान आम मिडिल क्लास के नौजवान वज़ीर आज़म बनते हैं और तब तक सरेआम चल रहा हुआ तो मैं इन्हीं वज़रा में से किसी एक पर छापा मार के चेक करूँगा कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, तो मैं अपना काम करता रहूँगा। आपसे पहले एक मकबूल सिंगर जवाद अहमद साहब ने अपनी एक सियासी जमात बनाई, अब एक मशहूर एंकर पर्सन अपनी सियासी जमात अनाउंस कर रहे हैं और दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि वो खान साहब को अच्छा नहीं समझते जी, ठीक। तो क्या खुदा ना खास्ता हम एक और जवाद अहमद को रिपीट होते हुए तो नहीं देख रहे? नहीं, एक बात तो ये कि उनका और वही बुनियादी फ़र्क है, जवाद भाई खुद पार्टी के चेयरमैन हैं और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं पार्टी का कोई ओहदा अपने पास नहीं रखूँगा। फिर उन्होंने एक पार्टी बना ली है और मैं इस पर बड़े अदब से एतराज़ करता हूँ कि मैं पार्टी नहीं बना रहा हूँ, मैं एक फ़िक्री तहरीक चला रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम एक पार्टी बनाए जिसके मालिक और मुख्तार पाकिस्तान के अवाम हो। दूसरा, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मैं इमरान खान साहब को पसंद नहीं करता। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि मुझे इमरान खान से मोहब्बत है। 90% मामलात में मैं उनको पसंद करता हूँ तकरीबन, और मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, मैं उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन लेता हूँ। 10% चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर मुझे एतराज़ भी है, सवाल भी हैं, ख़दशात भी है और इख्तलाफात भी हैं और बड़े अदब और एहतराम से हैं। बसा औक़ात आप अपना एक बैलेंस खो देते हैं जब आप पर एक बड़ी तनकीद हो रही होती है, लेकिन बतौर मजमूई ये 90 और 10 का रेशो है। 90% चीज़ों के मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। 73 साल की स्ट्रगल है एक आदमी की। मैं कैसे ये सोच सकता हूँ कि मैं उनसे तकरीबन आधी उम्र का एक इंसान आऊँ और आके लोगों के दिलों से उनकी मोहब्बत निकाल के नफरत डालने की कोशिश करूँ? ये मुमकिन ही नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने जहाँ से शुरू किया करियर, करोड़ों लोगों में से पाकिस्तान की टीम में आना एक अचीवमेंट, उस टीम का कप्तान बनना दूसरी अचीवमेंट, उस टीम को पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जितवाना तीसरी अचीवमेंट, पाकिस्तान को तारीख का सबसे खुशी वाला दिन देना, शौकत खानम बनाना, उनकी नमल बनाना एक और अचीवमेंट। पीटीआई में भी 10 चीज़ें ऐसी जो बहुत अच्छी हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे मुझे ज़ाती तौर पर इख्तलाफ भी हो सकता है, साफ़ी के तौर पर तनकीद भी करता हूँ मैं। लेकिन मैं आज भी जब निकलता हूँ, अब मैं शहर शहर जा रहा हूँ इस तहरीक के लिए, जहाँ जाता हूँ लोग फालिया गया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब आए थे तो 20 लोग भी नहीं थे साथ। मैंने सोचा यार उस आदमी ने शौकत खानम के लिए भी पूरी दुनिया और पूरे मुल्क का सफ़र किया, अपनी तहरीक के लिए भी पूरी मकसद जो भी था, उन्होंने मकसद अपना एक प्राइम मिनिस्टर बनना तय किया, अपने एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट किया और उस गोल के लिए बहुत स्ट्रगल की और उस पर उसको शाबाश बनती है, उससे इंस्पिरेशन लेना बनता है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूँ कि मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है या मुझे उनसे नफरत है? लोग एक मौके पे किसी ने आके इमरान खान साहब जिंदाबाद का नारा लगाया मेरे सामने, उसकी तवक्को थी कि शायद मैं इससे चिढ़ूंगा। मैंने कहा इमरान खान बहुत ज़्यादा जिंदाबाद, मैं किसी को मुर्दाबाद नहीं करना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब नौजवानों को या कौम को या आवाम को बहुत जिम्मेदारी डाल दी आपने खान साहब के कंधों पर। सारे काम उन्होंने तो नहीं करने, आप भी कोई मेहरबानी करें, ट्विटरों और पोस्टों से निकलें, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर बनाए। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं कभी ज़िंदगी में उसमें कोई ओहदा नहीं लूँगा, मेरा कोई मफाद फैसले का कोई इख्तियार उसके साथ वाबस्ता नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आगे बढ़िए और आप ही हो सकता है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाए। इस वाली पीटीआई से इमरान खान रिहा नहीं होंगे। ये जो पीटीआई सारी एक दूसरे को गद्दार टाउट कह रही है ना, ये नहीं करवा सकती। मैं गारंटी देता हूँ इमरान खान साहब को रिहा। पाकिस्तान के अवाम मिलकर कोई मजबूत और मरबूत सिस्टम बना लें, स्ट्रक्चर बना लें, प्लेटफॉर्म नया बना लें, वो इस उसूल की बुनियाद पर कि किसी भी शख्स को सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, शायद वो रिहा करवा सकें इमरान खान को। इस वाली पीटीआई से ही नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ लोग आगे बढ़े और लोग मुंतखब होकर इलेक्टेड तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अगर खान साहब की रहेगी तहरीक चलाएं तो ज़्यादा कारगर साबित होगी वो। शायद पाकिस्तान में सियासी जमात बनाने के लिए तो अरबों खरबों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इतने पैसे हैं आप? मेरे पास तो अच्छे पैसे हैं, तनख्वाह आती है, लेकिन वो इतने खर्चे हैं माशाल्लाह। 15 दिन बाद सोचते हैं कि यार ये तो चंद हज़ार ही रह गए, लाखों मिलियन आए थे अकाउंट में। नहीं, इसमें बड़ा एक ये जो सवाल आपने किया ना जी, ये सारी दुनिया इन सवालात के जवाब 200-300 साल पहले तलाश कर चुकी है कि पार्टी में कैसे फ़ंड आएगा, पार्टी में कैसे एक आम आदमी और मिडिल क्लास नौजवान भी इक्वल
बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। हमने देखा ज़ोहरान ममदानी अभी चंद दिन पहले न्यूयॉर्क जैसे ताकतवर तरीन और अहम तरीन शहर का मेयर मुंतखब हो गया, हालांकि उसके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क खरबपति लोग थे, लेकिन चूंकि पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हर जगह ये सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए हमारी जो करंट पॉलिटिकल पार्टियां, जिनको मैं पार्टियां भी नहीं कहता, ये तो आदमी है ना, एक आदमी है बस, है तो है, नहीं तो पार्टी है ही नहीं। जद्दे भेज दो तो भी पार्टी खत्म, जेल भेज दो तो भी पार्टी खत्म। इन पार्टियों में पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आता है। आप भी भाई साहब जानते हैं कि जब आप MNA MPA का टिकट भी देते हैं किसी को, तो उसके बदले में भी पार्टी फंड के नाम पे 5-10 करोड़ तो आता है अंदर। पार्टियों को बाहर से भी फंड आता है, ओवरसीज भी भेजते हैं, बाकी कम्युनिटीज भी, यानी डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोज भी आते हैं। हर पार्टी, इसका मतलब है करोड़ों अरबों रुपए का पार्टी फंड ले रही है। मेरा सवाल आपसे भी और कौम से भी ये है कि ये पार्टियां ये करोड़ों अरबों रुपए का फंड खर्च कहाँ करती हैं? जो इनके जलसे जुलूस होते हैं वो तो इनके लोकल MNA MPA टिकट होल्डर, सेनेटर्स या मकामी वडेरा या चौधरी करवाता है। बसें भी कि पटी साहब तुसी 20 बसां लैणियां ने, चौधरी साहब तुसी 10 बसां लैणियां ने, 10,000 की मैं नाल तुसी लवाने ने 20,000 देगा तू, यही होता है सर। पार्टी 1 रुपया खर्च करती है जलसे पे? नहीं सर, पार्टी के पैसे कहाँ खर्च कर रही है? ये जो अल्ले तलल्ले हैं हमारे लीडरों के, इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, इनके प्रोटोकॉल, इनके बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे, इनके महल्लात सैकड़ों हज़ारों एकड़ के, उस पर सारी दुनिया में जहाँ पार्टी दुकान और कारोबार नहीं होती ना, इदारा होती है, वहाँ ये पार्टी फंड लोगों पर खर्च किया जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि बिल क्लिंटन एक यतीम बच्चा, अकेली सिंगल पेरेंट ने परवरिश की और वो अमेरिका जैसे मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया। बराक ओबामा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक, अमेरिका जैसे मुल्क का। जो बाइडन के बारे में पढ़िए, बिल्कुल एक इसी तरह टोनी ब्लेयर के बारे में पढ़िए, ऋषि सुनक के बारे में पढ़िए, इसी तरह हमजा यूसुफ जो स्कॉटलैंड में वज़ीर आज़म, इसी तरह सादिक खान जो लंदन के मेयर मुंतखब हो गए, एंड अगेन ज़ोहरान ममदानी। ये सारे लोग इसलिए एक्सेल करते हैं अपनी पार्टीज और अपने सिस्टम में, ये पार्टी इनको फंड करती है। सारी दुनिया में सिस्टम मौजूद है। बरतानिया में कैंडिडेट सपोर्ट प्रोग्राम है, कनाडा में पॉलिटिकल रिबेट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट वापस पैसे करती है आपके जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके, जो उन्होंने खर्च किया हुआ आता है। जर्मनी में गवर्नमेंट जो है वो वोट शेयर की बुनियाद पे ग्रांट देती है मुख्तलिफ पार्टियों को कि अगर आपने 4 मिलियन वोट लिए तो हर वोट का लेट्स से 1 यूरो मिलेगा आपको, और वो आप खर्च करेंगे अपने मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर। हुकूमतें पैसे देती हैं वोट शेयर की। सो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, बहुत प्रैक्टिकल है। फैसला ये करना है कि एक तो ये कि मेरा इक़्तिदार एक आदमी का नहीं, दूसरा ये कि दुकान नहीं, कारोबार नहीं किसी आदमी का या किसी एक ख़ानदान का। ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब दुनिया 200-300 साल पहले तलाश कर चुकी है, हमने सिर्फ उनको ज़हन खुला रख के ज़रा थोड़ा सा अडॉप्ट करना है। आपके बारे में ये तासुर भी पाया जाता है, एक राय ये भी है कि इकरारुल हसन साहब को लॉन्च किया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, उसूल तो ये है कि जो भी कोई इल्ज़ाम लगाता है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस इल्ज़ाम को साबित करे। मेरा 20 साल का करियर पूरी कौम के सामने है, मेरे ट्वीट्स मौजूद हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मेरे वीलॉग्स हैं, मेरे प्रोग्राम्स हैं, ट्रांसमिशंस हैं, सबकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। समाजी तरह का प्रोग्राम करता हूँ सोशल वर्क के ऊपर, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था गेट नंबर 4 से या किसी भी और उससे। ये वो नैरेटिव है जो पार्टी कह रही है, वो खुद अपने हर बंदे को ये कह रही है। वो बेचारे तो बुखलाए हुए हैं इस वक्त, फ्रस्ट्रेटेड है, ज़ाहिर उनको समझ कुछ नहीं आ रही कि वो क्या करें। कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं, ना कोई होप है, सच्ची बात है, और ना ही कोई उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि वो इस बुनियाद पर हर एक कोई टाउट 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 कह रहे हैं, तो मैं उससे बिल्कुल परेशान या फिक्रमंद नहीं होता। मैं ये समझता हूँ क्योंकि इस नैरेटिव का तो कोई जवाब नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी तरफ से, मैं कहता हूँ इकरारुल हसन को आप जो मर्जी कह दीजिए, आप कहिए टाउट है, आप कहिए लिफाफा है, आप कहिए ब्लैकमेलर है, जो इल्ज़ाम जी चाहे लगाइए। मेरे अच्छा या बुरा होने की बहस आप तब करें जब मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ, फिर आप डिस्कस करें कि यार बंदा ठीक है या बंदा बुरा है, इन्हें वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब एक आदमी कुरान पे हाथ रख के आपसे कह रहा है, हलफ दे रहा है कि मैं जिंदगी में कोई ओहदा ना लूंगा ना मांगूंगा, तो फिर मैं अच्छा हूं बुरा हूं, ये तो इर्रेलेवेंट बात हो गई। फिर तो आप ये देखें कि वो क्या बात है जो मैं कह रहा हूं। यानी मैं दुनिया का बुरा तरीन इंसान भी हूं, तो मैं तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ही नहीं हूं, मैं तो कोई ओहदा मांग ही नहीं रहा। आप अच्छे हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं, आप दयानतदार हैं, आप आए आगे, आप लीड करें मुल्क को, आप कौम को, ये तो बुनियादी बात है। तो ये जो हमारे मुखालिफ हैं ये अपनी तवानाई और एनर्जी गलत जगह पे सर्व कर रहे हैं। और ये जो पार्टी है ये कब लॉन्च होगी? नहीं, मुझे लगता है मैं अभी तो तहरीक है, अभी हैरानी की बात है हमने इस तहरीक का भी कोई नाम नहीं रखा। आप सोचिए अभी जो है ना वो हमने कोई रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार भी नहीं बनाया, कोई वेबसाइट, कोई फॉर्म बना, कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान में इतना तहलका मचा हुआ है, तो आप सोचिए कि इसका मतलब है कि कुछ ऐवान और कुछ शख्सियात और कुछ दुकानें और कुछ कारोबार तो लर्जा बरंदाम हैं, फ़िक्रमंद तो हैं। इसका मतलब उनको लग तो रहा है कि कुछ तब्दीली आएगी। तो अभी हम इस तहरीक को एक नाम देंगे
इसके नतीजे में फिर पूरे पाकिस्तान में विज़िट करूँगा, हम कन्वेंशंस रखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और फिर रजिस्ट्रेशन का एक तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। वो एक एप्लीकेशन के थ्रू होगा, वेबसाइट के थ्रू होगा, SMS के थ्रू होगा, फिर लोकल कैंप्स लगेंगे जिसमें फॉर्म्स और वो। फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन की एक तादाद हमारे पास अच्छी खासी हो जाएगी, फिर उस वक्त मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम कोई एक बोर्ड बना लें जिसमें कुछ गैर मुतनाज़िर लोग हों, हदीका कियानी जैसी यंग ख़वातीन हों, शहजाद रॉय जैसे लोग हों, आप जैसी शख्सियात हों, डॉक्टर जावेद इकबाल हों, कुछ 10, 12, 15, 20 लोग, कोई माहिर मईशत हो, कोई माहौलियात का माहिर हो, कोई फ़ॉरेन अफेयर्स पर, ये सारे लोग मिलकर एक निगरान बॉडी बनाएं और वो इलेक्शन करवाएं उसके अंदर उन नौजवानों की। और जब इलेक्शन के नतीजे में उनकी लीडरशिप मुंतखब होना शुरू हो जाए और एक पार्टी का वजूद बन जाए, तो उसके बाद चाहे तो वो बोर्ड डिज़ोल्व हो जाए और चाहे तो वो उनका थिंक टैंक बन के उनको सुपरवाइज़ करता रहे। और बड़ा सादा सा मामला है, लेकिन मेरा रोल जो है वो बस उस हद तक कि ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाए, बस उसके बाद फिर अल्लाह करे नौजवान आगे लेके चले। ये जो आपने प्लान किया था या कि लोगों को जगाने के लिए, आपने कहा मैं तहरीक चलाऊँगा, तो इसको फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट हासिल है? इतनी बेतहाशा कि मैं आपसे मुझे तवक्को नहीं थी। एक तो ये कि घर वालों को तो पता होता है ना कि किधरों लॉन्च किया गया, या किसने लॉन्च किया है, या कौन मिलना आ रहा है, या किससे फ़ोन पे, सब पता होता है। तो वो इतना इमोशनली अटैच्ड हैं इस सारे मामले में। बल्कि वो रिसेंटली एक मेरे बेटे का क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है कि जी मेरे आइडियल तो जो है इमरान खान है। तो लोगों ने कहा लो जी अपने बेटे को तो ये समझा नहीं पाए और हमें क्या समझाएंगे। तो मैं एक बात तो ये कि बिल्कुल मेरे खुद भी आइडियल इमरान खान बहुत सारी चीज़ों में, और 10 साल पहले वो वीडियो क्लिप 10 साल पहले का है। 10 साल पहले तो हम बहुत ही आइडियलाइज़ करते थे, तब तक जो गलतियाँ उन्होंने की हैं तब तक वो भी नहीं की थी। तो यानी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस थी, लेकिन अब जब वो जानते हैं कि एक आदमी किस लिए बात कर रहा है, क्या वो वाकई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, क्या वो वाकई कभी कहता है कि चलो जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम ये करेंगे ना, घर में आप, जब उनको पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, दयानतदारी से एक मिशन, एक मकसद लेकर चल रहे हैं, तो हर एक की मेरी तवक्को से ज़्यादा सपोर्ट मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बेगम ने भी मुखालफत नहीं की? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो ये कहती हैं कि हमें बताइए कि हम इसके अंदर कोई ऐसा वॉलंटियर कोई काम कर सकते हों, कोई लोगों को कांटेक्ट करने का, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स को इकट्ठा करने का, कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो हम बिल्कुल वो भी जिम्मेदारियां जो है ना वो साथ साथ मिलकर सारे अदा करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ बहुत सारी अभी बातें करनी है, लेकिन अभी थोड़ा बचपन का जिक्र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? अच्छा, बचपन हमारा बड़ा थोड़ा अजीबो गरीब सा है। बहुत सारी जगहों पे हमने जो है ना हिजरत करते रहे। तो कुछ वक्त जो है वो कसूर में एक जगह थी सहारी, मेरे बड़े ताया कुवैत से वापस आए थे, कुवैत इराक वॉर के बाद, और वहाँ पे एक पूरा 8-10 मुरब्बे की जगह लेके उसके बीच में एक छोटी सी हवेली बनाई थी। मैं, हमारे बहुत सारे जो मेरे ताया हैं 5, उनके बेटे बच्चियाँ, फुप्पो की, वो सब हम एक जगह रहते थे साथ, और इर्द गिर्द हमारे जो है ना वो सारी हमारी ज़मीनें थी और ट्यूबवेल थे 8-10, और बहुत ही खूबसूरत बचपन का थोड़ा सा हिस्सा मुझे वो याद पड़ता है। फिर कुछ वक्त लाहौर में गुजरा, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो फैसलाबाद का हमारा एक गाँव है उसके करीब, गुज्जर सिंह वाला, तो ज़्यादा वक्त मेरा वहाँ गुजरा। फिर मेरा स्कूल दूसरे गांव में था, हम 5-6 किलोमीटर चल के जाते थे। तो वो कहते हैं ना टाट वाला स्कूल, तो मेरे पास टाट वाला स्कूल भी नहीं था, टाट भी इसी घरों ले जाइए अंदर और जो है ना पीजी बना के तो मेरा बचपन फैसलाबाद के गाँव में गुजरा। और फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन्स, इंटरमीडिएट, फिर GC से मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स लाहौर से किया। फिर बाकी लाहौर, फिर अल्लाह ARY की चूँकि वो थी जॉब हो गई एंकर के तौर पे, तो दुबई चले गए। फिर जब वो दुबई से ARY का हेड ऑफिस कराची शिफ्ट हुआ तो कराची, और फिर कराची के हो गए, रह गए 12 साल सरेआम वहीं किया, शुरू किया। फिर जब इतने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए कि अब घर बनाना है अपना या बना सकते हैं, तो फिर सोचा कि यार कराची क्यों, लाहौर में सारे रिश्तेदार हैं, सब रिलेटिव्स हैं, थोड़ा सा सस्ता भी बन जाएगा, वहाँ तो बहुत महंगी जगह DHA में, और फिर वहाँ पानी आपको टैंकर से डलवाना पड़ता है, और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी के लिए वहाँ हर वक्त 10-12 गार्ड्स होते थे साथ, मेरे भी, फैमिली के साथ भी। तो लाहौर में निस्बतन ज़रा फिर ये हमने कहा कि यार चलो अब वापस अपने रिश्तेदारों के और फैमिली के पास चलते हैं। स्कूल में जब जाते थे उस वक्त का इकरारुल हसन कैसा था? उस वक्त का इकरारुल हसन भी अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा ही था। यानी मैं हमेशा अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हमेशा लाइमलाइट में रखा। एक तो ये कि हमारा जो गांव था वो पूरे यानी गांव में हमारा जो घर था वो वाहिद फैमिली थी सादात की, और आप जानते हैं कि लोगों की एक निस्बत की वजह से अक़ीदत और मोहब्बत भी होती है। तो पूरे गांव में हम अलग, यानी जब हम सड़क से वहाँ तक आ रहे होते तो हर बुज़ुर्ग बड़ा बड़ा अदब से एहतराम से मिलके, शाह साहब छोटे भी होते थे तो वो ये बचपन में ये था कि हमारा एक ही घर था, तो पूरे गाँव में शामादाकार थी कल्ला। फिर स्कूल में चूँकि मैं नात, तिलावत, अंग्रेज़ी तकरीर, उर्दू तकरीर सब कुछ करता था, इकबालियात, तो वहाँ भी हमेशा से स्टेज पर जो असम्बली होती है उसके स्टेज पर था, तो मैं एक स्टार किड था।
अपने स्कूल में भी। फिर सिविल लाइंस इस्लामिक कॉलेज में आया तो वहाँ भी बज़्म फ़रोज़ उर्दू का प्रेसिडेंट था, पंजाबी अदबी मजलिस का प्रेसिडेंट था, कॉलेज बुलेटिन का चीफ़ एडिटर था, शरीक मुदीर था, फ़रहान एक मैगज़ीन निकलता था एनुअली, क्विज़ सोसाइटी का हेड था, पता नहीं जो कुछ भी था वहाँ पे सबको मैं वो देखता था। तो वहाँ भी एक वो उसकी हैसियत हासिल थी। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जब आए, अभी भी पुराने लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि यार हम को स्टेज पे तकरीर करते थे, शायरी थी, गज़लें कहना शुरू कर दी, नज़में कहना शुरू कर दी। कॉलेज का गज़ट था, मैं उसका चीफ़ एडिटर था। फिर कॉलेज का एनुअल मैगज़ीन रावी जिसके फैज़ अहमद फैज़ चीफ़ एडिटर और मुदीर रहे, मैं उसका मुदीर मुंतखब हुआ। तो बड़ी वो तो वहाँ भी हमने ऐसा ही वक्त गुजारा। तो अल्लाह ने हमेशा एक लाइमलाइट में रखा, बचपन से स्कूल से लेके आज तक। कौन सी क्लास में सबसे पहले आपको स्टेज पर आके ये तकरीर की या नात का मौका? मुझे लगता है मुझे होश भी नहीं है ठीक से, शायद नर्सरी केजी प्रेप से स्टेज पर यूँ करके खड़ा कर देते थे और हम नात पढ़ना शुरू कर देते थे, कोई नगमा पढ़ना शुरू कर देते थे। तो ये उस वक्त से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने खुद को स्टेज पे देखा है सच्ची बात। और ये सारी मेमोरीज यही है कि मैंने वहाँ से ये प्राइज़ जीता और मैं स्कूल में यानी कज़नों की तरफ जब जाते थे उनके स्कूल में जाके वहाँ तकरीर करके उनका प्राइज़ लेके आ जाना। ये अब हमेशा ये हुआ, ऐसा ही है। कोई नात याद है उस वक्त की? खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। अब अगला तो बहुत वो ऊंचा स्केल है, गला मेरा जवाब दे जाएगा। हाज़िरी हो गई, चलिए इसी बहाने। हाँ जी, ऐसा ही है। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा थे? नहीं, बड़ा डिसेंट। वो मैंने कहा ना, गांव में उस माहौल में परवरिश के, सादात का, सईदों का एक घर, और वो कभी भी उस तरह की। अच्छा, फिर ये कि वो चूँकि बचपन थोड़ा सा लाहौर में गुजरा था और वालदा यहाँ से लेके गई थी। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है पंजाबियों की, ये तो वो ये समझते हैं कि मुंडा पंजाबी बोलने लग पाएगा ना तो बदतमीज़ हो जाएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारा, वरना हमारे सिंध के भाई बड़े प्राइड से अपने बच्चों से सिंधी बोलते हैं। पश्तून भाई बहुत ही फ़ख्र से अपने बच्चों से पश्तो बोलते हैं। हम पंजाबियों का ये बड़ा मसला रहा है। तो बदकिस्मती से हमारे घर में भी ये था। तो वो गाँव में बाहर निकलने की कम इजाज़त थी कि बाहर बच्चों में मिलेगा या खेलेगा तो फिर ये पंजाबी बोलना सीख जाएगा। तो ये मुझे इसका हमेशा दुख और कलक रहा। तो ये उस वजह से ना, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं, उतना इंटरेक्शन नहीं था बाहर के बच्चों से, तो ज़्यादा शरारत नहीं की मैंने। पढ़ाकू बच्चे थे? पढ़ाकू नहीं था, बस जब तक वालदा ने थोड़ा सा किया ना, तब तक मैंने फैसलाबाद बोर्ड में मेरी जो थी ना वो सेकंड पोजीशन थी प्राइमरी में। आई स्टिल रिमेंबर कि वो बोर्ड की पोजीशन लेके मैं घर जब आया सेकंड पोजीशन, तो मेरी वालदा ने मुझे फेंटी लगाई उस पर कि दूसरी पोजीशन क्यों आई है। इतना जो है ना वो करती थी। तो फिर मैट्रिक तक भी मैंने अच्छे नंबर लिए। फिर कॉलेज में आके ज़रा हम ऐसे ही थे, फिर डिबेट्स ही करते थे। कभी बहावलपुर जा रहे हैं, कभी जो है ना वो स्वाबी जा रहे हैं, तो कभी कैडेट कॉलेज पेटारो जा रहे हैं, तो तकरीरें कर रहे हैं। उसमें फिर उतना ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन इतना था कि बस गुजर जाते थे। बचपन में बहुत ज़्यादा पूरी ख़ानदान में, पूरी फैमिली में, पूरे गाँव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट या जो भी सतह होती थी उस पर हम। कोई उस दौर का दिलचस्प यादगार वाक़या स्कूल लाइफ का या घर का? स्कूल लाइफ का जो फ़ौरन मेरे जहन में आया वो तो ये कि कोई 3 बार का मुझे याद है। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, वो हम जब स्कूल था, हमारा गांव में स्कूल था, और जो छठी के बाद था वो हम जाते थे दूर, यानी एक बामनी वाला नज़दीक एक गांव था, उसके स्कूल जाना पड़ता था, यानी हाई स्कूल वहाँ पे था। तो वो एक तो थी सड़क, उसके थ्रू 6 किलोमीटर पड़ता था, और बीच में पगडंडियों से पैदल जाते थे, वो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बनता था। तो हमने एक आर्ट सीख लिया कि हम पगडंडी पर साइकिल चला लेते थे, और वो साइकिल चला के हम ले जाते होते थे। तो उसमें मैं 2 बार तो गिरा जी, वो ये जो लगा नहीं होती मूंजी लगी होती गीली वाली ठंडी उसके अंदर, कीचड़ में बिल्कुल धंस गया। और एक बार मुझे याद है कि वो नहर थी छोटी सी, और उसका वो पुल, वो हमने वो लकड़ियाँ रख के बनाया था, तो वो उसमें गैप था, वो पैर अंदर गया तो अंदर ही चला गया, और मैं वो नहर से गिरा। फिर मुझे याद है कुछ दिन बाद बारिश हो रही थी, और जो ना हमारे एक टीचर तशरीफ़ ला रहे थे, बालू वाला एक और गांव था, वो वहाँ से आते थे। अच्छा, वो बारिश में बेचारे मेन मरकजी जो नहर थी उसके अंदर गिर गए। अच्छा, वो तो खैर गिरे सो गिरे। अब हम बारिश हो रही थी, हम में से बहुत सारे लोग नहीं गए, तो जो लोग नहीं गए उनको अगले दिन इतनी भेंटी पड़ी, क्योंकि टीचर साहब को गुस्सा से, मैं कल आया सी और मैं नहर से डिगे हैं और उसके बावजूद आया हूँ, तो ये क्यों नहीं आए। और बड़ी साहब हमारे एक अजीब मामला होता था। फेंटी पड़ने का मतलब ये था
कि वो कहते थे, अल्लाह पता नहीं जिंदा ही हो असगर साहब, कि किन्ने किन्ने नहीं, हाँ जी इसी से बंदे ने सबक याद नहीं किया हुआ, हाँ जी हाफिज़ साहब जाओ ज़रा बाहर सोटी तोड़ के ले आओ। अच्छा वो सोटी जब आती थी ना तो असगर साहब कहते थे हाफिज़ साहब तुसी भी कान फाड़ लो, और वो सोटी उनको मारना शुरू करते थे और वो सोटी तोड़ते थे, और जब तोड़ते थे फिर कहते थे हाफिज़ साहब हुण जाओ तो एहो जी सोटी तोड़ के ले आना जी टुटे ना। तो ये हमने देखा हुआ है जी अपने बचपन में। अच्छा लेकिन ये अच्छी बात है कि मुझ पर ये नहीं हुआ, वही जो सादात और सैयद वाला जो फैक्टर था ना, और वैसे मैं ठीक पढ़ लेता था, तो मुझे एक बार हल्की सी लगी थी, वो मैंने किसी को असेंबली में पत्थर मारा और वो मुझे टीचर ने, वो फिर वो सारा दिन बेचारे मुझे मनाते रहे, मैं रोता रहा। तो वो ये इसकी हमारी ज़रा थोड़ी सी डंडो सोटो की ज़रा बचत रही है। इकरारुल हसन ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की। मीडिया में कैसे आना हुआ? मीडिया में मुझे लगता था, जब मैं डिबेट्स करता था तो मुझे था कि यार कुछ ऐसा ही करना चाहिए जो पब्लिक स्पीकिंग और इससे मुतल्लिक हो। उस वक्त कभी सोचा था कि इतने मशहूर हो जाएंगे कभी? बट साहब ये तो मुझे पता था। अच्छा। हाँ, ये मुझे, मेरे दिल को ये यकीन था कि ऐसा कुछ करना है कि लोग जाने और पहचाने। बल्कि मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, कॉलेज से निकलते हुए मेरे एक दोस्त ही हैं चौधरी सईद साहब, वकील बड़े अच्छे, तो मुझे याद है मैंने उनके साथ निकलते हुए ना, कॉलेज के गेट के दरमियान ना बीच में छोटा सा पिलर अक्सर बना हुआ होता है, तो मैंने उसके ऊपर हाथ मार के कहा, मैं चौधरी हुण ना कॉलेज चो उदों ही वापस आवांगे जदों बतौर मेहमान खुसूसी कॉलेज बुलाएगा। हाँ आई रिमेंबर उस वक्त ऐसे। तो वो ये था तो सही कि यार ज़िंदगी में, और मैं हमेशा कहता हूँ नौजवानों से कि यार ख्वाब तो बड़े देखें, कम से कम बड़े ख्वाब देखेंगे तो अल्लाह की ज़ात उनको पूरा भी करती है, और नियति और मेहनत से जब आप काम करते हैं। हाँ, मीडिया की तरफ वही डिबेट्स का वो था, और ये भी था कि मशहूर होना है और कुछ ऐसा करना है कि बतौर मेहमान खुसूसी बुलाए जाएँ, तो उसके लिए ज़ाहिर है ऐसा था कि ज़्यादा अच्छा काम मैं क्या कर सकता हूँ, तो बोलने का, स्पीच का उसका था। मगर प्रॉब्लम ये था कि टीवी उस ज़माने में एक ही था, 2001-2 की बात अगर हम करें तो पीटीवी ही था। फिर शुक्र ये हुआ कि हमारे ग्रेजुएशन करते करते ही फिर जियो आ गया, फिर ARY, फिर आज टीवी, बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। तो अच्छा उस ज़माने में मैंने पीटीवी में काम शुरू कर दिया हुआ था। आई रिमेंबर मैंने पीटीवी फ़ोन किया न्यूज़ का नंबर लेके ना, तो मैंने कहा जनाब मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, मैं डिबेट्स ये वो करता हूँ। मेरी आवाज़ सुन के उन्होंने कहा वाह, उन्होंने कहा जी अभी आ जाएँ आप। अच्छा। तो मैं चला गया और मैंने जाके जो है ना वो ऑडिशन देने के लिए जब मैं गया तो सारे मेरी तरफ देखे, फ़ोन पे आपसे बात हुई है? मैंने कहा जी, तो मैं छोटा सा लगता था, 3rd ईयर में था। उन्होंने कहा जी खबरें पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैच्योर फेस चाहिए होता, चले आप ना आ जाया करें, प्रैक्टिस करते हैं। सर मैं 8 महीने पैदल गवर्नमेंट कॉलेज से जाता रहा पीटीवी, गवर्नमेंट कॉलेज, पाकिस्तान टेलीविज़न, और जाके सिर्फ मैं पढ़ता था ऊंची ऊंची खबरें, और सारे डेस्क वाले मेरी कोई थोड़ी सी सलाह कर देते थे कि जी सदर नहीं होता, सदर होता है या ये होता है। तो उसने मुझे, तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू। फिर 8 महीने बाद मुझे पहला बुलेटिन मिला, फिर मैंने खबरें पढ़ी, और फिर ये था कि 28 दिन मैं पढ़ता था, 2 बुलेटिन किसी और को मिलते थे और 28 मुझे। फिर ARY ने एक दिन ओपन डे के नाम से ऑडिशंस अनाउंस किए कि जो भी आए वो आ जाए। तो 3-4 हज़ार लोग थे जो यहाँ पे तुफैल रोड पे हमारा इनका ब्यूरो ऑफिस था, उस पे वो इकट्ठे हुए, और मैं भी लाइन में लग गया। वो एक बड़ी लंबी कहानी है, किसी को छोड़ने गया था, हमारी सीनियर थी उनको, और फिर उनका तुम भी नाम लिखवा दो, खैर लंबा काम है, वो हो गया। मेरा नंबर 2300 कुछ था पर्ची पे जो मुझे मिला, और उसी दिन कराची में भी इसी तरह से उन्होंने वहाँ के ऑडिशंस भी रखे हुए थे। तो लाहौर से 4000 लोगों में से 2 लोग मुंतखब हुए, एक थी आयशा बख्श और एक था इकरारुल हसन, और कराची से 2 लोग मुंतखब हुए, एक थी आयशा खान, फिर वो वॉइस ऑफ अमेरिका में चली गई बाद में, और एक थे वसीम बनामी। तो हम ऐसे लाइन में लग के ऑडिशन दे के जो है वो ARY में। कितना टाइम उस दिन खड़े होना पड़ा? उस दिन के बाद मुझे जी हुआ ये कि मैं वो एक खातून को जो मेरी सीनियर थी डिबेटिंग में उसमें, तो मेरे पास मैंने उस ज़माने में CD 70 ले ली थी, और वो मैंने जीती थी तारिक अजीज़ शो से। तारिक अजीज़ शो में बैतबाजी का मुकाबला, वो हमने जीत के लाख रुपये जीता था वहाँ से। तो आधे हुए दोनों में। कौन से साल की बात? ये 2003 की बात है, शायद 2004 की। तो उन पैसों से पहली बार हमने उस वक्त 54,000 की CD 70 होती थी, तो बाकी पैसे वालदा से और घर वालों से लिए, और फिर मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी। तो मैं चूँकि वो था कि कैमरेन से अपनी तो वो जो मेरी सीनियर थी उन्होंने कहा कि भाई ऑडिशंस हो रहे हैं कोई इस तरह के ARY कि, तो आप मुझे वहाँ छोड़ दो। मुझे था कि मैं पीटीवी में खबरें पढ़ता हूँ, मैं लाइन में लग के ऑडिशन, वो एक बचपन में मुझे होती है चीज़, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो जब उन्होंने मुझे कहा मुझे शाम को आप लेने के लिए आ जाना, इतना रश है, इतना घंटे तो लग ही जाएंगे। तो मैं 4-5 बजे जब फिर गया तो रश उतने का उतना ही था। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है और ये तुम्हारे नाम की पर्ची है जो मैं बता रहा हूँ आपको।
वो फिर मैं 3-4 घंटे खड़े रहा। फिर इत्तेफाक ये कि लाइन तो बारी तो नहीं आनी थी, पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या देखा। वो एक हमारे फिर बाद में उन्होंने तारिक मलिक होते थे, डॉन न्यूज़ में चले गए थे, उनको डाकुओं ने मोबाइल स्नैचिंग में मार दिया, शहीद कर दिया। उन्होंने कैमरे के पीछे से सारी लाइन वाइन्स को करके उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप आ जाएं। मैंने तो देखा कि किसको कह रहे हैं, आप आ जाएं। उन्होंने मेरा ऑडिशन पहले ले लिया, और जब ऑडिशन हुआ तो मैं पीटीवी पे खबरें तो पढ़ रहा था ना, वो एक मोमेंटम तो 8 महीने की मेहनत बना हुआ था। तो वो अभी भी हैं, तनवीर आशमी कैमरामैन है हमारे, उन्होंने कैमरे की हर चीज़ छोड़ के पीछे से कहने लगे बस ख़त्म हो गया, और ज़रूरत ही नहीं है कुछ। तो वो 3-4 घंटे तो मैंने क्या पूछा उसमें उन्होंने? कुछ नहीं, खबर का एक वो पीस था जो पढ़ना था। फिर अगला मरहला ये था जिसमें 17 लोग जो है ना वो सिलेक्ट हुए फॉर फाइनल इंटरव्यू उन 4000 में से। उसमें जनाब ये हुआ कि वो खातून का मुझे फ़ोन आया कि मैं 17 टॉप 17 में आ गई हूँ, और तुम्हें फ़ोन आया? मैंने कहा नहीं, मुझे तो फ़ोन नहीं आया। तो कहने लगी अच्छा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार मैं ये नहीं कहता मैं टॉप 1 या टॉप 2 में, लेकिन मैं टॉप 17 में, ये नहीं हो सकता कि मैं टॉप 17 में हूँ, ये तो फ्रॉड कर रहे हैं इसका मतलब है ऑडिशंस के नाम पे। मैंने कहा किस आदमी का फ़ोन? कहा कोई नसरुल्लाह मलिक है तो ब्यूरो से। मैं कहा नंबर दो ना ज़रा मुझे। अब मैंने लड़ाई करने के लिए फ़ोन किया। अच्छा। तो आगे से मलिक साहब ने हाँ जी मैं जी करा रहा हूँ मैं ऑडिशन। हाँ मैंने फ़ोन कर दिया ना, तुम्हें कल है इतने बजे आना है। मैंने आगे बात ही कोई नहीं की। मैं कहा ठीक है। मैं कहा जी मैं आ जाऊँगा। तो वो कहीं नाम था मेरा लिस्ट में, उन्होंने मुझे वो भूल गए थे फ़ोन करना। वो मैंने फ़ोन किया तो इत्तफाकन जो है ना वो, तो अगले दिन उन्होंने फिर मुझे एक सिनेरियो दिया इंटरव्यू में कि जी वो एक बस जा रही है मोटरवे पर, ओवरलोडेड थी, ऊपर भी लोग थे, वो गिर गई है पुल के नीचे ना और लोग मर गए हैं। तो ये सवाल वदूद मुश्ताक हैं आपके नुमाइंदे, उनसे पूछें, बीपर लें, एक्टिंग करें बीपर की। तो मैंने सबसे पहला सवाल मैंने कहा पहली बात तो ये बताया कि मोटरवे पर कोई भी बस जो है उसकी छत पे मुसाफिर हो नहीं सकते कानून के मुताबिक। तो सारे बड़ा इंप्रेस हुए कि यार उस ज़माने में उनको अच्छा लगा होगा ये सवाल। पहले तो ये मैंने मोटरवे बस गई कैसे कि जो ओवरलोडेड थी। फिर 2-4 वैसे जो नॉर्मल सवालात थे वो किए तो बस हो गया। फिर पूरा सफ़र है मज़ेदार। सरेआम का आइडिया किसका था, इस तरफ कैसे आए? सरेआम का आइडिया नाम का तो मेरा नहीं था, काम मैं यही करना चाहता था। मुझे था कि यार सारे वही एक बंदा और 2 बंदे बिठा के 3 बंदों को बैठा के आपस में लड़ाता है कि ये तो पागल कह रहे हैं, ये आपको पागल, वो आपस में। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो अब तक नहीं हो रहा या कम हो रहा है। तो मुझे हमेशा एक बात बड़ी वो फैसिनेट करती थी कि यार हमने जो अखबारों में पढ़ा है कि जी लाल मिर्चों में ईंटों का चूरा मिलाया जाता है, या अंतड़ियों को पिघला के जो है ना वो बनस्पति ये देसी घी बनाया जाता है, ये इस तरह की खबरें, या जो ये भीख मांगने वाले बच्चे हैं इनको अगवा करके लाया जाता है। तो मैंने कहा इनको अगर हम कैमरे पर पूरा एविडेंस के साथ दिखाएं, तो हमने कहा 2-3 दिन अगर हम कैमरा लगा के बैठे, कौन छोड़ के जाता है सिग्नल पर बच्चों को, कौन लेकर जाता है, कैसी, तो एक पूरी कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होगा ना। तो मुझे ये था कि यार हर चीज़ की तह तक पहुंचा जा सकता है, एफर्ट चाहिए थोड़ी सी। तो बस यहाँ से मैं फिर शुरू किया और वो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। नाम 2 तजवीज़ हुए थे इसके। एक नाम था जो मेरा ख्याल था वो होना चाहिए था इनकार इकरार के साथ। अच्छा, वाह। हाँ, और एक जो हमारे वो थे टीम मेंबर थे, उन्होंने कहा कि सरेआम। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को, उस वक्त तो SMS होता था, ज़्यादा वो व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, और अपने रिलेटिव्स को सबको भिजवाया। तो ज़्यादा लोगों ने सरेआम के नाम पे वोट दिया, तो उसमें भी मैंने जमहूरियत से नाम रखा सरेआम का। उस वक्त क्या उम्मीद थी कि ये शो इतनी कामयाबी हासिल करेगा और इतना लंबा चलेगा? मुझे एक बात का हमेशा भट्टी साहब यकीन रहा है, 2 काम होने चाहिए, एक तो नीयत ठीक हो और मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 2 काम आप कर लें तो फिर ये हो नहीं सकता, यानी फिर तो ये आप अल्लाह के अदल और इंसाफ पर सवाल उठा रहे हैं। जब आप ये कहते हैं ना मैं मेहनत पूरी की थी लेकिन जी पर्ची फलाने कोल सी वो नहीं, ये नहीं हो सकता कि आपकी नीयत ठीक हो और आपने मेहनत में कोई कसर ना उठा के रखी हो। अल्लाह की ज़ात आदिल व मुनसिफ है। दुनिया नाइंसाफ़ी कर सकती है आपके साथ, आपका इदारा नाइंसाफ़ी, अल्लाह की ज़ात नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती है। तो अल्लाह के अदल पर सवाल है। जब आप कहते हैं जी फलाना पर्ची से आगे निकल गया, इसका मतलब है आपने जितनी मेहनत रिक्वायर्ड थी ना वो नहीं की। तो मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूँ। आपने इतने ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशंस किए, सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक कौन सा था? बहुत सारे। एक तो हमने जो बहुत इब्तिदा में वो यूँ मुश्किल था कि लोग उस वक्त मुझे जानते नहीं थे। अब तो कोई भी हाथ उठाते हुए थोड़ा सा क्या घबरा भी जाएगा कि यार मैंने इधर नतीजा जो उसका सामना करना पड़ेगा। तो हम हैदराबाद में एक जगह थी जहाँ बच्चियों की ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, यानी 90,000 80,000 में बच्ची ख़रीद लें आप, भेड़ बकरी की तरह, फिर जो मर्ज़ी करें उसके साथ। इस तरह से एक तो ना कि रात के लिए या वो आप ले लें, बस उसको आप जिधर मर्ज़ी ले जाएँ।
तो वो हमने एक्सपोज किया और वो पूरा इलाका उस काम में मुलविस था। एक गली थी जो चर्च बेचती थी, दूसरी गली थी जो शराब बेचती थी, एक जो लड़कियां बेचती थी, वो सारा पूरा एक एरिया था टंडो मीर महमूद, बड़ा बदनाम इलाका था। तो वो सारे लोग हम पे टूट पड़े थे, ईंटें, क्लाशनकोफ यार पता नहीं क्या क्या कुछ लेके। उस ज़माने में कोई जानता भी नहीं था हमें, पहले 2012 की बात है ये। फिर उन्होंने फायरिंग की, 3 लड़के हमारे ज़ख्मी हुए, गाड़ी को भी फायर लग गया। तो मुझे लगता है वो एक ऐसा मरहला था कि जहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हुई। फिर ये शुफ वाला जो पीर है, इस पे भी जब हम वहाँ गए उसके अड्डे पे, तो ज़ाहिर है लोग तो मजहबी तौर पर इश्तियाल दिलाते हैं और वो भी दिलाता रहा बार बार। तो उसमें उन्होंने तशद्दुद भी किया, कैमरे भी छीने, लेकिन तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर ख़तरनाक थी। उस वक्त भी लगा के ज़रा। सबसे ज़्यादा दबाव किस शो में आया? सबसे ज़्यादा दबाव एक ट्वीट पर आया, शो पर नहीं। शो पर जो दबाव आया मैंने अपना और मैनेजमेंट ने अपना रोल प्ले किया, कभी उसको बर्दाश्त नहीं किया। एक आध मामले पर दबाव नहीं था, वो एक रिक्वेस्ट थी, उसको फिर हमने माना भी। वो सिविल एविएशन के एक अस्पताल पे हमने प्रोग्राम किया था कोविड के ज़माने में, जिसमें वो फेक वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट बना रहे थे। तो फिर जब हमने वो शो किया तो हमें उस वक्त रियलाइज़ खुद भी हुआ, और बाकी जो इदारे थे उन्होंने भी कहा कि अगर ये शो चलेगा तो दुनिया में ये हेडलाइन बनेगी कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के फेक सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और जो ये ट्रैवलिंग की पाबंदी है ये और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। उस वक्त ऑलरेडी पाबंदियाँ थी। तो हमें ये रियलाइज़ किया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने कहा मेक श्योर करें कि ये काम फिर कहीं और हो ना, दोबारा से इसको रोकें। तो इस तरह की चीज़ों पे तो हमने एक आध बार किया, लेकिन वैसे बतौर मजमूई अल्हम्दुलिल्लाह ना इदारे ने कभी मुझे इस तरह से मजबूर किया, ना। एक ट्वीट मैंने की थी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़, तो उस ट्वीट पे उस ज़माने में बड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ट्वीट भी मौजूद है और हम भी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा रिश्वत की ऑफ़र किस प्रोग्राम में आई? ये शुफ वाले मामले में वैसे तो 2.5 करोड़ की ऑफ़र तो हमने ऑनर भी की हुई है ना, यानी किसी ने पैसे की ऑफ़र की, हमने रिकॉर्ड करके चला दी कि पैसे दे रहा था हमें। शुफ के मामले में वही जो चौधरी सईद साहब का, मैं जो वकील दोस्त है मेरे, इनका जिक्र कर रहा हूँ, उनको जो 3 करोड़ रुपए का चेक उनकी टेबल पे लिख के दिया गया कि चौधरी साहब ये ਤੁਹਾਡੀ फीस है, शाह साहब ਦਾ नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक, ये ਤੁਹਾਡੀ फीस है, सिर्फ सानू बिठा ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, बाकी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो जब 3 करोड़ रुपए मेरे दोस्त को दिए जा रहे थे, तो आप सोचिए कि क्या। और उसमें बहुत सारे लोगों ने उनके ज़ाहिर पागलपन की हद तक उनके मुरीद तो है ना, जो मजहबी तौर पर बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की, तो वो 30-40 करोड़ तक के स्क्रीनशॉट्स तो मौजूद हैं हमारे पास। आपने उनके ख़िलाफ़ जिस तरह प्रोग्राम किए हक खतीब के, तो क्या आप उनके जो मुरीदैन हैं, आपको लगता है कि उन्हें आप समझा पाए हैं या? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अक्सरियत, यानी आप कलर सैयदा में उनका जो मरकज़ी अड्डा है ना जी, वहाँ किसी भी दोस्त, किसी भी सहाफ़ी को आप फ़ोन कर लीजिए, आप पूछें कि हमारे प्रोग्राम से पहले वहाँ 4-4, 6-6 किलोमीटर तक पार्किंग की लाइनें लगी हुई होती थी, अब 4 गाड़ियाँ भी नहीं होती। फ़र्क तो बहुत पड़ा, और मुरीद नहीं थे उनके, वो तो डिजिटल मार्केटिंग करते थे, और मार्केटिंग के नतीजे में जिस बेचारे की माँ को कैंसर है, जिसके बेटे का गुर्दा ख़राब है, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, सर आप और हम भी जब आखिरी उम्मीद होगी ना, कुछ वालदा के साथ कोई प्रॉब्लम हो, औलाद के साथ कोई मसला हो, तो कोई कहीं भी कहेगा ना यार वो चुमरे ले जाओ या जनाब, हम कहेंगे यार चलो ले जाते हैं। तो वो उस उम्मीद पे लोग जाते हैं और उसके हाथों इस्तेमाल होते हैं। तो मुरीद तो उसकी मुरीद किस बात पर हो, ना उसको कोई आयत आती है, ना वो नमाज सुना सकता है, ना वो 2 लफ्ज़ ठीक से बोल सकता है, ना उसका किरदार। मुरीद तो किसी ज़ाहिर है कोई ऐसी शख्सियत के जिसके पैरोकार आप हों, तो वो मामला नहीं है, लोग बेचारे। तो वो हमने जब एक्सपोज किया तो उसके बाद काफ़ी हद तक लोग लुटने से बच रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी किस प्रोग्राम करने के बाद हुई? हमने एक 22 साल पहले अगवा होने वाली बच्ची को रिकवर किया था लियारी से। 22 साल पहले अगवा हो गई थी, फिर वो मुख्तलिफ अड्डों पे बिकती रही, लोग उसको सिगरेटें लगाते थे, स्त्रियों से जलाते थे, फिर उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं था। तो वो किसी गाहक को उसने बताया कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, उसको कोई खुदा खौफी आई, उसने हमें आके बताया, रिपोर्ट किया, फिर हमने अपने बंदे गाहक बना के भेजना शुरू किए उस अड्डे पर। और जब उस लड़की से हमारी मुलाकात हुई, उसकी फिर हमने रिकॉर्डिंग की ताकि एविडेंस रहे, और हमने जाके वहाँ से बड़ी मुश्किल से, कभी भी कोई भी गोली कहीं से भी आ सकती थी, उसको रिकवर किया। और जब उसको रिकवर किया तो उसको याद ही नहीं था, वो 22 साल पहले अगवा हुई थी, उसको सिर्फ रहीम यार खान याद था कि मैं वहाँ से, उसको अपनी माँ बाप हल्के हल्के याद थे, और उसको ये याद था कि मेरे घर की नुक्कड़ पे एक बाबा दीना होता था पान वाला, बस। फिर हमने पूरा उसको ले जाके सफ़र किया उसके साथ, फिर हमने उसको रहीम यार खान में ढूंढा उसका घर, बाप बेचारा उसका फौत हो गया था, भाई नशे पे लग गए थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, घर बिक गया था। 22 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसे करने के बाद आपको अफसोस हुआ? मुझे ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें हैं और कम बातें हैं जिनके करने के बाद, इसलिए कि जो मैंने कहा या किया मैंने बड़ी वसूख से, बड़ी कन्विक्शन और पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से किया।
तो मुझे प्रोग्राम तो कोई ऐसा याद नहीं है कि जिसके बाद मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा कम से कम, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कुछ लोग जो नाकदीन है वो जो कहते हैं कि ये प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? वही बात कि पहली बात तो ये कि उनकी जिम्मेदारी है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो इस बात को साबित करे। 20 साल में मेरी कोई वीडियो, मोबाइल्स मौजूद हैं, 10,000 ऐसी चीज़ें हैं कि प्लांटेड करने का कोई एविडेंस, यानी कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि मसलन हम अपने शो के अंदर एक SHO, DSP, SSP को पकड़ते हैं पैसे लेते हुए। अब वो कितना बेवकूफ़ है कि वो मेरे प्लांटेड शो में आके करप्ट ऑफिसर बनने की एक्टिंग कर रहा है ना जी। ये नहीं सारी दुनिया में जलील होने के लिए वो मेरे प्लांटेड शो में आया है। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। असल प्रॉब्लम ये है कि वो जो जितने भी लोग हमने पकड़े उनके पास अपनी फैमिलीज़ को अपने उनको बताने के लिए सिर्फ ये एक बात होती है कि यार प्लांटेड शो कर रहा है, पैसे मांग रहा है, ऐसे नहीं देते तो लिहाजा ये हो गया, या अपने बंदे इसने प्लान। तो उनके पास क्या जवाब है इसके अलावा कि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों। अब एक करप्ट पुलिस वाले को पकड़ते हैं, उसके साथ जो लाखों रिश्वत लेने वाले पुलिस ऑफिसर हैं वो सारे कहा यार प्लांटेड शो करता है, समझ रहे? इसका जवाब ही किसी के पास नहीं है। इतने सालों से एक ही चैनल के साथ मुंसलिक है, क्या कभी किसी और चैनल से ऑफर नहीं आई या आपने इनकार किया? नहीं, आप जानते हैं सरेआम अपने वक्त का अपने तौर पर एक अलग, अब तो ज़ाहिर इस तरह के बहुत सारे लोगों ने शुरू, लेकिन सरेआम के ज़माने में तो ये तसव्वुर करना भी, वो टॉपिक्स जो हम लेकर आते थे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। तो हर चैनल ने 3 बार तो ऑफ़र किया होगा, 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार, हर चैनल ने एक बार बुलाया नहीं गया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, बहुत ऑफ़र्स आई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो एक मेरी मैनेजमेंट ने एक तो मुझे भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। ये जो कंटेंट है ये हर किसी के बस की बात नहीं थी कि इसको संभालते। और दूसरा ये मुझे लगता है कि मेरी जो फाइनेंशियल नीड्स थी, जो मेरी ज़रूरियात थी, उनको भी फुलफ़िल करते रहे, वो साथ साथ अपग्रेड करते रहे। ये ऐसा भी नहीं मैं कहूँ कि जी मुझे कहीं से ऑफ़र आई दुगनी हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ हमारी मोहब्बत में रहो। इन्होंने फिर मुझे उतना फाइनेंशियली भी उसको मीट किया उस ऑफ़र को। कभी कोई ऐसा दबाव आया हो कि मैनेजमेंट ने हाथ जोड़ लिया हो कि इकरार आपका प्रोग्राम नहीं बर्दाश्त होता, बंद करना पड़ेगा? एक बार हुआ था, ये अबसार आलम साहब जब बीच में चेयरमैन पैमरा बने थे तो उन्होंने कहा था जी इस तरह के वैसे ही प्रोग्राम बंद कर दें सारे, एक स्वीपिंग किस्म का दिया था। तो उसमें ज़ाहिर मैनेजमेंट ज़ाहिर पैमरा के रेगुलेशंस पे चलती है ज़ाहिर, तो उस वक्त थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई थी। और कभी लेकिन किसी और प्रेशर की वजह से, किसी एक शो की वजह से कभी भी नहीं, मेरे अपने नैरेटिव की वजह से, मेरे अपने बयानिए की वजह से, मेरे ट्वीट्स की वजह से, मेरे किसी भी काम की वजह से कभी नहीं। इसमें बहुत बड़ा किरदार है सरेआम की कामयाबी में सलमान इकबाल साहब का, और अमाद यूसुफ जो हमारे चैनल के हेड हैं, हमेशा हर अच्छे बुरे में हर तरह से सपोर्ट किया। और मैंने भी कोशिश की कि मैं उनसे कोई चीज़ ना छुपाऊँ, ना कोई गलत बयानी करूँ, उनके इल्म में हर चीज़ सरेआम के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो सब उनके नॉलेज में। रमज़ान ट्रांसमिशन का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा। हाँ, मैं चूँकि देखिए मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मैं एक बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, तो मैंने ये कभी नहीं किया रमज़ान ट्रांसमिशन में कोई मज़हब की तबलीग करना शुरू कर दी हो कि जी नमाज़ पढ़नी चाहिए या रोज़े, कभी भी नहीं। उसमें जो मेरा जॉनरा है वो एक तो ये कि हमने नेकी का एक सेगमेंट किया जिसमें लोगों की मदद करते थे, मुख्तलिफ लोगों को लेकर आते थे और उनकी बुनियाद पर लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप इनकी मदद कीजिए, और उनके हालात ज़िंदगी जैसे बेहतर होते थे वो भी दिखाते थे। फिर उसमें एक डिबेट्स का सेगमेंट होता था, फिर उसको मैं जज करता था बिकॉज डिबेटर रहा हूँ। फिर पोइट्री का एक सेगमेंट या जो बैतबाजी है उसको मैं जज करता हूँ। फिर वो मेरा बदामी साहब का और जो हमारी शेफ़ है उनका एक कम्बिनेशन बन जाता है, वो दस्तरखान का एक सेगमेंट होता है, उसमें थोड़ा सा ज़रा हंसी खेल और लाइटर नोट पे कुछ बात कर लेते हैं, तो वो इस हद तक। लेकिन हार्ड कोर रिलीजियस बात मैं ना उस मनसब पर ख़ुद को समझता हूँ, ना मैंने कभी की। कौन सी ऐसी तनकीद है जो आप पर होती है तो आपको तकलीफ़ होती है? नहीं, अब तो मुझे लगता है कि मुझे यानी जिस तरह भी ये टाउट वाली बात है फॉर एग्जांपल, तो मैं कहता हूँ यार मैंने 20 साल अपनी ज़िंदगी में उस दौर में कि जब जनरल बाजवा की तारीफ़ें कर कर के लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए, डॉलर्स कमाए, हमने उस ज़माने में भी जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ शायद ट्वीट करने वाला मैं वाहिद आदमी था जब सारे उनको एक्सटेंशन देने पर आमादा थे और अग्रीड थे। तो मुझे ये लगता है कि एक ऐसे आदमी जिसने बहुत इस मामले में संभल के काम किया, उसको आउट राइटली ये कह देना ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि वो सबको ये कह रहे हैं, या तो सिर्फ मुझे कह रहे हो तो फिर तो मैं परेशान हूँ। जो भी उनसे इख्तलाफ कर रहा है खुद आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं माफ़ कर रहे, अपने लीडर की बहन को माफ़ नहीं कर रहे, तो फिर मुझे परेशानी नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर ये एक ऐसी बात है कि जिसको इकरारुल हसन दफ्तर से अपने घर के लिए रवाना हुए।
आपके ख्याल में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी सियासी गलती क्या है? मेरा ख्याल है उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती कि इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया उन्होंने। जब इतनी स्ट्रगल किया आपने, जब इतनी जद्दोजहद की, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सियासी गलती थी इमरान खान साहब की। उन्हें अपनी जद्दोजहद पर और आवाम की ताकत पर रिलाई करना चाहिए था। खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उसमें कुछ बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं, लेकिन एक चीज़ का जो डाउट है ना और जो बेनिफिट है उनको दिया जाना चाहिए, वो कोविड है। और कोविड में उन्होंने बहुत सारे बेहतर इक़दाम भी किए, नो डाउट कि दुनिया भर में हमने बेटर परफॉर्म किया। फिर बैंक्स के हवाले से कुछ ज़ाती चीज़ें ऐसी उन्होंने कुछ चीज़ें की जिनसे मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी, मुझे अपनी ज़िंदगी में भी कुछ बेहतर फ़ायदे हुए। अब भी KPK में जाते हैं, सेहत कार्ड एक ऐसी चीज़ है, ऑल्दो कि उसके दूररस जो असरात हैं वो ज़्यादा ख़राब हैं, यानी उसमें करप्शन का ज़्यादा मौका मिला। डॉक्टरों ने जहाँ एक स्टंट डाला था वहाँ 3 डाल दिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि 50-50 कहा जा सकता है। यानी यूँ कह लीजिए कि 2013 और 2018 का जो नवाज शरीफ साहब का दौर था उससे बुरा, और ये जो हालिया दौर है इसमें अब तक उससे अच्छा। अगर आप बानी PTI से जेल में मुलाकात करने के लिए जाएं तो उनसे क्या बात करेंगे? मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनसे मुलाकात हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा कुछ कर लें, उसके बाद ज़रा उनके साथ मुलाकात करें। एक तो ये कि जो अच्छे काम उन्होंने किए उन पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और मेरा ये ख्याल है कि उनको बहुत अदब और एहतराम और इज़्ज़त से ये दरख्वास्त करेंगे कि अब जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया, 27 साल जेल काटने के बाद एक बार इलेक्शन लड़ा, एक बार ओहदा लिया, और फिर उसने कहा कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी में अब कोई ओहदा नहीं लूँगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ताकि नए लोग आगे आएँ, नए नौजवान आगे आएँ। उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अब उन्होंने जो करना था उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें ख़राब, तो वहाँ से आगे अब नौजवानों को ये मौका दें कि नौजवान उस सफ़र को लेकर आगे बढ़ें। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा। मरियम नवाज शरीफ को 10 में से कितने नंबर देंगे जी? मरियम साहिबा को असल में चूँकि मेरा मौजू जो है ना पिछले कुछ अरसे से सूबाई हुकूमतें नहीं रहीं, यानी मैंने कभी ना गंडापुर साहब पर तनकीद की बतौर चीफ मिनिस्टर, ना बतौर चीफ मिनिस्टर जो है ना सुहेल आफरीदी साहब की उसको जज किया ना हमरा। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर के एक निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप मुझे कहें तो मुझे लगता है कि 5 आउट ऑफ 10। यानी एफर्ट तो वो कर रही हैं, मगर एफर्ट ये है ना, आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, वो हरे रंग के जो है ना या नीले रंग के पेन वो फ्लेक्सेस लगवा दिए उन्होंने, सारे बोर्ड उतरवा के, लोगों ने बेचारे अच्छे बोर्ड अब वो फ्लेक्सेस आधे उधड़ गए हैं, आधे लटक रहे हैं। ये जो तो यानी वो जो चीज़ अच्छी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी उसको बस वो दिखावे और उसकी वजह से ना उतना बेहतर नहीं हो पा रहा। तो मैं 5 एफर्ट के 5 नंबर दूंगा, लेकिन डिलीवरेंस उस एतबार से मसलन ये सुथरा पंजाब के लोग हर जगह नज़र आते हैं, शहरों में, गलियों में, देहातों में, हर जगह, वो एक अच्छी बात है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ उसमें ख़राब है, तो लेट्स से 50-50 कर लेते हैं। नवाज शरीफ की सियासत के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनकी सियासत अब ख़त्म हो गई है? वो अब उनका सियासत में किरदार ख़त्म हो चुका है? बड़ी सैड एंडिंग मैं कहता हूँ इसको, सैड एंडिंग इन अ वे कि यार ग्रेसफुल तरीके से उनका करियर ख़त्म होना चाहिए था। अब तो ज़ाहिर है चूँकि अब उनके भाई की बेटी की हुकूमत है, तो समाओ किसी ना किसी तरह से कोई रेलेवेंस तो रहेगी, लेकिन ये कि अपना हल्का भी मुझे ये लगता है कि वो हार गए यास्मीन राशिद साहिबा के सामने। और फिर इतनी सारी ज़िंदगी नज़रिए की, उसूल की सियासत करके, वोट को इज़्ज़त दे की बात करके, और आज जो हालत है और वोट देने के लिए जिस तरह 27वीं तरमीम में तशरीफ़ लाए ख़ुद, तो वो उनकी बेचारों की बेबसी और उसको दिखाता है। और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वही बात, अच्छी बातें जिस तरह हर एक की हैं, बहुत सारी शानदार बातें, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट भी की, बहुत सारी गलतियाँ भी की उसके साथ साथ, लेकिन ये एंडिंग इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, ज़्यादा ग्रेसफुल हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत को कहाँ देखते हैं? बिलावल अब तक मुझे समझ में नहीं आ सके। बीच में वो बहुत मेहनत करते हैं और मैंने देखा कि वो शहर और लगता है कि बस वो अच्छा करेंगे, फिर अचानक से जो है ना वो मंजर से उस तरह से थोड़ा सा हट जाते हैं। बतौर वज़ीर ख़ारजा भी उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भी की, मगर बात फिर वही कि ज़ाहिर है ये क्यों एक ऐसे शख्स का हक़ है कि जिसकी वालिदा वज़ीर-ए-आज़म रहीं और उनके वालिद वज़ीर-ए-आज़म रहे और उनके भी वालिद वज़ीर-ए-आज़म रहे, क्यों ना इस मुल्क के एक आम आदमी को, मिडिल क्लास के नौजवान को भी एक मौका बराबर का मिले कि वो भी आगे आए और इस मुल्क को सर्व करे और उसकी खिदमत करे। सहाफ़त के अलावा कोई और ज़रिया मुआश है? सहाफ़त के अलावा बुनियादी तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह मिसाल के तौर पर एक परफ्यूम है मेरे नाम से, पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी का, तो वो परफ्यूम की उसकी थोड़ी सी वो रॉयल्टी जो है वो बीच में आती रहती है। कभी कभार मुझे बात बताना याद रहती है, कभी कभार नहीं याद रहती, इस तरह का। लेकिन अभी हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं कुछ रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ कुछ ऐसा कि जिससे फ्यूचर में, आज तो कोई उसकी एग्जिस्टेंस एज ऑफिशियली नहीं है और ना ही कुछ ऐसे इनकम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें हो जाएँ कि जिससे आमदन होती रहे, ताकि मेरे ये कॉज को भी, मकसद को भी, उसको भी हम फीड कर सकें थोड़ा सा। और मैं समझता हूँ सहाफ़त भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आप कि अगर आपकी डिपेंडेंसी जो है ना वो खालिसतन किसी एक इदारे की तनख्वाह या किसी एक उसके ऊपर ना हो,
तो ये थोड़ा सा कोशिश और एफर्ट है कि अल्लाह रिस्क के एक दो छोटे से और ज़रिए और वसाइल हलाल तरीके से बना दे। इकरारुल हसन से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। इकरार भाई, दूसरी शादी करना ज़्यादा मुश्किल है या तीसरी? भाई वाह 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 वाह, इस सवाल की जो है ना वो दाद देनी चाहिए। पता नहीं, मेरे लिए तो दोनों मुश्किल नहीं थी। गुर बताए ना। गुर मुझे लगता है नहीं, गुर तो खैर अव्वलन तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि करना चाहिए। उसकी वजह है कि हमारी सोसाइटी में हर एक की ज़िंदगी के अपने डायनेमिक्स हैं। आपकी ज़िंदगी में जो औरत है वो उनकी अपना मिजाज है, आपका अपना मिजाज है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं नहीं कहता कि मैं जनरलाइज़ कभी भी कहूँ कि जी करनी चाहिए और एक बहुत बहादुरी वाली बात होती है, लेकिन बस किसी भी वजह से अगर ये फ़ैसला कर लिया आपने तो फिर ये अल्लाह तौफीक और इस्तिदाद दे कि सबके साथ आप इंसाफ का मामला करें। और इंसाफ के मामले से लोग मतलब ये लेते हैं कि यार कि बस बराबर बराबर, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी मुश्किल बात है कि आपने जी आप हर एक का 10-10 लाख खर्चा लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो लो जी इंसाफ हो गया, ऐसा नहीं है। अदल या इंसाफ ये है कि भाई आप में से कोई एक इंसान जो है उसको सुबह फॉर एग्जांपल पराठे खाना मरगूब है उसके लिए, तो उसके लिए आप उसका इंतज़ाम करें। और कोई एक है जिसको जो है ना वो डबल रोटी और जैम पसंद है, तो ये नहीं कि तीनों को आपने देसी घी के पराठे रख के कहा कि मैंने इंसाफ कर दिया है। तो हर एक के मिजाज के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश और खुशी के मुताबिक आपने अपने आप को डालना है, और ये आसान काम नहीं है। और आप कामयाब हुए इसमें? अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है उसमें। मुझसे ज़्यादा जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी जो अल्लाह ने मुझे, जो ख़वातीन मेरी ज़िंदगी में दी, उनका मिजाज कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। कभी मैंने ज़िंदगी में ये शिकायत की उसके पास ये और मेरे पास ये, आपस में कोई मुआवना मुकाबला, यानी मैं ज़िंदगी में ऐसा कोई परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मुझे कभी कोई शिकवा कोई शिकायत ना सुनने को मिली और ना मुझे कभी इनसे। कभी किसी ने बड़े गुस्से में कहा हो जाओ उससे माँ को जिद को सारा दिन ला के आए? बड़ी बहुत ही अल्लाह में की गाय होती है ना, जैसे वो ज़ाहिर समझदार पढ़ी लिखी। मुझे बस अल्लाह ने कोई मेरे पे बड़ा करम किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी मैं इसमें मैं अपना क्रेडिट नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि उन ख़वातीन का क्रेडिट है। 3 शादियाँ की आपने माशाल्लाह, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए फिर वही बात की, चूँकि हर आदमी को तो नहीं, मुझे जो मेरी ज़ात में फ़ायदे, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। ज़ाहिर है एनी के साथ शादी तो उसकी तो कोई दूसरी मिसाल ही नहीं। जो पहली बेगम है उनके साथ हमने ज़िंदगी का बहुत सफ़र, बहुत सारे ख्वाब पूरे हुए। और फिर वो एक वक्त आता है कि जब वो फैमिली में और बच्चे में उनकी प्रायोरिटीज़ और तरह से होती हैं, फिर वो रिश्तों में प्रॉब्लम। तो मुझे दूसरी शादी जो थी उसने वो एक कुशन दिया कि जब आपको अपना टाइम और अपनी स्पेस चाहिए, और वो उसके एतबार से वो ऐसा फ़ैसला अच्छा साबित हुआ कि एनी के साथ अपना एक ज़िंदगी का मामला, और वहाँ के जब आप अपना एक टाइम गुजारना चाहते हैं और जाके फिर जो तीसरी शादी हुई, उस शादी की वजह से एनी की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ गई। क्योंकि एनी अब पहलाज बड़ा हो गया था बेटा जो है, और फैमिली के साथ भी जिम्मेदारियाँ तकरीबन कम हो गई थी, तो अब उसको एक साथी, एक दोस्त, एक पार्टनर की ज़रूरत थी। और मेरी मसरूफियात और बाकी चीज़ें, अब वो आपस में इतना मसरूफ़ हैं, कौन से कपड़े, कौन सा ब्रांड, वॉक पे जाना है एंड ऑल दैट। तो वो अल्लाह ने हर फैसला जो है ना वो इतना अच्छा करवाया परवरदिगार ने कि वो ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जिस की जैसे जैसे स्पेस और जगह थी, वो वहाँ पे वो उस तरह से फिक्स हो गया हर फैसला। और नुकसान क्या हुए? नुकसान नहीं कोई भी, बस थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगते हैं। ये है हल्का सा, बजट नहीं है मेरा कोई। आपस में इन तीनों के तल्लकात कैसे? बहुत अच्छे। यानी मैं आपको दावत देता हूँ कभी आप घर तशरीफ़ लाएँ और आप देखें कि आपको लगेगा कि यार ये मैं किस दुनिया में, हमारे यहाँ तो एक अजीब तासुर। और दूसरा वो है ना कि बिल्कुल अरूफा का जो है ना पहली बेगम के साथ वो एनी आपी, और बिल्कुल हर वक्त एनी आपी कहते पीछे कर रही होती है, जैसे बड़ी बहन के तौर पर वो सारा। और फ़रा के साथ भी इनका बहुत अच्छा। तो अल्लाह ने बड़ा मैं हमेशा एकदम डरते डरते बात करता हूँ कि नज़र बस जाना ये ना लग जाए, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो लगता है अरब में ही रह रहे हैं। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा बेहतर अल्लाह ने जन्नत जो जिसका वादा किया था ना वो ज़मीन पर दे दिया मुझे। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। बेटे का रिस्पांस कैसा था जब उसे पता चला कि एक नई माँ आ गई? अच्छा, दूसरी शादी जो थी ना वो तो चूँकि वो छोटा था बहुत तो हो गई थी, और फिर वो उसी फैक्ट के साथ साथ बड़ा हुआ है, तो फ़ौरन कोई अचानक वाला रिएक्शन उसका नहीं था ना, वो है। और उसके साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम का। यानी अक्सर ये होता है कि जो घर पे मेरी वाली गाड़ी नहीं होती और उसने कहीं अपने दोस्त किसी की तरफ जाना हो, तो फिर वो फ़रा को फ़ोन करके उनकी गाड़ी मंगवा लेता है, और फिर घर की छोटी गाड़ी, तो ये चलता रहता है आपस में। इसी तरह जो अरूसा थी उनका आना भी, चूँकि घर में वो ऑलरेडी
एक घर के फ़र्द के तौर पर ऑलरेडी जानी जाती थी। इन्हीं के साथ उनकी दोस्ती थी, मेरे साथ उनका एक बहुत दोस्तों वाला एक हमारा सर्कल था, तो घर आती जाती थी बहुत रेगुलर बुनियाद पर। तो वो भी कुछ को अचानक ऐसा नहीं लगा कि कोई माँ के तौर पर आ गई। वो जैसे अरूफा आंटी को जानता था, वो वैसे ही बस एक परमानेंट फैक्टर हो गया। तो कोई उसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार से और एहतराम से, बल्कि अरूफा और उसका तो बड़ा आपस में दोस्ती वाला नहीं ताल्लुक़ होता, चूँकि वो दोनों यंग हैं और वो स्नैपचैट और स्ट्रीक और कौन सी चीज़ ऑर्डर करनी है वो सारा आपस में वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तीनों बेगमात में से गुस्से में तेज़ कौन है? कोई मुझे तो नहीं, मेरे सामने तो कोई गुस्सा नहीं करता, कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का भी नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि वो वक्तन फ़वक्तन तो आप देख ही रहे होते हैं, लेकिन ये कि आपस में भी, मेरे साथ भी, घर में भी, एक दूसरे के साथ भी कोई ऐसा मामला नहीं। वो ये ज़रूर है कि जो घर में हेल्प करने वाले हैं उन पे कभी कोई ऐसी चीज़ हो गई कि उन्होंने आप पे और उन्होंने उन पे गुस्सा किया, या बाद में बैठ के कुटते हैं कि जी वो फ़लाँ ये काम नहीं कर रहा है या इस तरह से, लेकिन गुस्सा नहीं है किसी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह। शोहरत के शोर और बीवियों के हजूम में अच्छा है। अपने आप को कैसे संभालते हैं? नहीं, मुझे बस अल्लाह की ज़ात और ये बीवियाँ ही संभाल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। मेरी हर तरह की खिदमत, मेरी हर तरह की इज़्ज़त का ख्याल रखना, अपने मर्तबे का ख्याल रखना, मेरी फैमिली का, आपस में एक दूसरे के साथ कोई रंजिश का ना रखना। तो आपने इसीलिए आपने कहा कि जी ज़्यादा कामयाबी हासिल है ना, करनी एक इतनी अच्छी तो है ज़्यादा हाथ होने चाहिए। हाँ और अल्लाह ने ऐसा ही किया, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें कोई नाम का भी अमल दखल है कि इकरार को इनकार ही किसी ने नहीं किया? हाँ ये बात है। वैसे ये अल्लाह का बड़ा करम है, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सोचा कि हाँ हमने ही कभी इनकार किया हो तो किया हो, लेकिन हाँ ठीक है। ये नाम का मौजूदा है। हाँ हाँ। तीनों में से सबसे ज़्यादा मशहूर कौन है? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है वो चूँकि शुरू के दिनों में एनी और पहलाज और उनकी वजह से बेटे की बड़ी वो था, जब छोटा था तो बहुत ही माशाल्लाह लोग बड़ी बातें करता था, क्यूट सी, और वो मॉर्निंग शोज़ में भी आता था, जीतो पाकिस्तान में भी, और उसका अपना भी सोशल मीडिया का, तो वो उसकी वजह से उसकी माँ भी, और वो ज़ाहिर है पहला तो फिर फ़रा की अपनी एक फॉलोइंग है, वो उसका यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से लोग जब भी मिलते हैं हमारे साथ भी कि आप बहुत धीमे लहजे से बात करती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। अरूफा को चूँकि अभी हालिया रिसेंट शादी हुई है तो ज़ाहिर वो डिस्कस इतना हुआ, और वो उसकी भी अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस थी पहले भी और अब भी है। तो ये मुश्किल है किसी के लिए बताना कि लेकिन जो हार्डकोर फॉलोइंग पर्सनल किसी की है ना, वो फ़रा की उसकी अपनी, चूँकि वो बहुत रेगुलर यूट्यूबर वो करती है, उसकी वजह से उसका एक अपना क्लब है फॉलोइंग का। तीनों में से सियासत में कौन आ सकती हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं मेरी घर जाऊँ में और मेरी लड़ाई हो जो ना? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं। मैंने कहा है कि जो तहरीक मैं चला रहा हूँ और उसके नतीजे में अल्लाह करे कोई एक पार्टी वजूद में आती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए कि इसके फाउंडिंग मेंबर और उनकी फैमिली में से कभी कोई पार्टी का ओहदा नहीं ले सकता। अगर आपको पिछले 20 साल दोबारा जीने का मौका मिले तो कौन सी 3 गलतियां हैं जो आप नहीं करना चाहेंगे? 3 ही क्यों करना? ये क्या बात? ये तो बड़ा अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ जो मैंने गलतियाँ भी की मैं उनको ज़रूर दोहराना चाहूँगा जैसे जैसे वो हुआ, इसलिए कि उनसे मैंने बहुत सीखा। और मैं आज जो हूँ वो न सिर्फ ये कि अपनी खूबियों की वजह से हूँ, बल्कि अपनी गलती की वजह से भी हूँ। हम आज जहाँ भी हैं उनमें हमारी खूबियों के साथ साथ हमारी खामियों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर खुदा न खासा आपकी ये तहरीक कामयाब ना हुई तो क्या इसको खैरबाद कह देंगे सियासत को, या किसी बड़ी सियासी जमात में शामिल हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं हमेशा ये एफ़र्ट और ये कोशिश करता रहूँगा, और मुझे इसमें रत्ती बराबर भी शायबा नहीं है कि ये कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि मैं जानता हूँ और मेरा परवरदिगार जानता है कि मैं ये खुलूस नीयत से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ और अल्लाह की ज़ात जानती है कि मैं ये किसी की ईमा पर नहीं कर रहा, किसी को खुश करने के लिए या किसी के ख़िलाफ़ ये बात नहीं कर रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ जो उसूली तौर पर सारी दुनिया में नाफिजुल अमल है, और मैं ये पूरी दयानतदारी से और सिद्क़े दिल से समझता हूँ कि वो बात या वो सिस्टम या निज़ाम जब यहाँ पाकिस्तान में सियासी जमात के तौर पर नाफिजुल अमल होगा तो वही पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आ सकता है। अब हल्के फुल्के सवाल करते हैं जी, खाने में क्या पसंद करते हैं? क्या पसंद नहीं करता ये वाह वाह, सब जो खिला दीजिए बहुत खाता हूँ मैं। खुद भी कुकिंग करते हैं? खुद नहीं, बस मैं बहुत अरसे तक मैं एक बैंगन का भुर्ता बनाता था। मैं बहुत अच्छा, जब दुबई में था तो मैं बहुत खाने बनाता था। मैंने बड़ी बड़ी निहारियाँ और हलीमे और वो, फिर भूल गया सब कुछ। लेकिन एक चीज़ बड़ी आसान होती है, वो बैंगन का भुर्ता, यानी ये यूँ कहें बिघारे बैंगन जी। तो वो मैं बना लेता था कुछ अरसे पहले, तो मैं बड़े अच्छे बनाता था। अब काफ़ी अर्सा हो गया, मैं बात हर जगह कर लेता हूँ,
लेकिन वो टाइम ही नहीं होता कि वो बना सकूं। तो कुकिंग का, हाँ अभी हाल में मैंने वो कुछ स्टेक्स ट्राई किए बनाना। वाह। हाँ, वो ऑस्ट्रेलियन एंगस लाके, और वो आपको खिलाऊंगा मैं किसी। यकीन है। हाँ, बड़ा मजा आएगा। वो तो खाएंगे। अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, सही बात। तो बड़ा अच्छा बनाता हूँ। डन। अभी कुछ अर्सा पहले, पिछले 6-8 महीने पहले मैंने बनाया, डन हो गया। आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वो तो बिल्कुल भी नहीं है जो हमने किताबों और फिल्मों से सीखी है। मोहब्बत मुझे लगता है कुर्बानी का जज्बा है, मोहब्बत ईसार है, मोहब्बत दूसरे की खुशी में खुश होना है, मोहब्बत एक दूसरे को स्पेस देना है, मोहब्बत एक दूसरे की आज़ादी का, प्राइवेसी का ख्याल करना है, मोहब्बत एहतराम है, मोहब्बत इज़्ज़त है। ये वो सारी चीज़ें, हमने बस वो फिल्मी लड़का लड़की वाली किताबी मोहब्बत जान ली है कि बस वो उसके मोहब्बत के बहुत बहुत वसी माने हैं। और ये जो फिल्मी वाली मोहब्बत है, ये कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई ज़िंदगी में? फिल्मी वाली मोहब्बत तो मुझे लगता है मुझे इन तीनों बेगमात से हुई, लेकिन इसका एहसास पहली बार मुझे खुर्रत ऐन के साथ हुआ। और वो ये हुआ कि मैं दुबई में था और यहाँ से मैंने फिर इनसे कहा, हम किताबें वगैरह उस ज़माने में बहुत पढ़ते थे, तो मैंने कुछ किताबों का और कुछ दवाओं का कहा एनी को फ़ोन करके कि आप यहाँ से ज़रा लेके भिजवा दें, मेरा फ़लाँ दोस्त आ रहा है उसके हाथ। तो जब वो किताबें और दवाएँ मुझ तक पहुँची तो मुझे वो पहली बार एहसास हुआ कि ये एनी के हाथों को छू कर ये किताबें आई हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि जब मुझे लगा कि ये फिल्मी और किताबी एहसास भी होता है थोड़ा सा। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? फुर्सत कहाँ है ज़िंदगी में? नहीं, अब कहाँ फुर्सत। अब तो ये कि जब था तब, अभी कुछ अर्सा पहले तक जब तक ये तहरीक और उसके मामलात नहीं थे, फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्री, कोई तारीख़ से मुतल्लिक़ कुछ वो देख लेते थे। हाँ, अभी मुझे लगता है कुछ साल कुछ बरस अब फुर्सत जो है ना वो रुखसत होगी। लंबी फ़्लाइट कैसे गुजारते हैं? लंबी फ़्लाइट, अच्छा अल्लाह का बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लंबी फ़्लाइट जो है वो आम तौर पर, बल्कि मुझे याद नहीं पड़ती कि मैंने कोई 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट इकॉनमी में ली हो। जब से अल्लाह ने ट्रैवलिंग का दिया उसमें परवरदिगार ने एक बिज़नेस क्लास का और उसका, जहाँ दोस्त मदऊ करते हैं, ये लोग बुलाते हैं, तो वो भी एक इज़्ज़त और एहतराम के तकाज़े के तौर पर ये करते हैं, और ख़ुद भी जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो यही कोशिश करते हैं। तो अमेरिका वगैरह की या ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी 16-16, 17-17 घंटे वाली फ़्लाइट्स, या जापान जब गए तो वो यही कि फिर सारे बिज़नेस क्लास में आप सो भी जाते हैं आराम से, फिर एक आध मूवी देख लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, फिर 3-4 बार तो खाना ही आ जाता है बीच में। तो वो जब उतरने वाले होते हैं तो होता है कि यार थोड़ा सा और अच्छा सफ़र हो जाएगी उसमें थोड़ा सा। अब तो रिसेंटली तो जाके फिर भी वाईफाई वगैरह आ गया, तो फिर आप फ़ोन से ज़रा दूर रहते हैं, तो खालिस वो 15-16 घंटे आपका अपना टाइम होता है। गुड फूड, गुड मूवी, एक बड़ा लग्जरी एम्बियंस, नींद अच्छी, और फैमिली या कुछ दोस्त साथ हों तो और अच्छा लगता है, तो वो मज़े से गुजर जाती है। म्यूज़िक किस किस्म का पसंद करते हैं? ओए बड़ा मुश्किल से। अख्तरी बाई, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू, हुसैन दादरी, इनसे दूर रहते हैं? नहीं, यही म्यूज़िक सुनते हैं। अच्छा। ओहो, ख़तरनाक वाला क्लासिकल, पुराने नीम क्लासिकल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये नसीम बेगम और ऐसा म्यूज़िक, गज़लें ख़ास तौर पर, बहुत हार्डकोर किस्म के राग और म्यूज़िक ऐसे ही सुना हमने हमेशा। सहाफ़त में आपका रोल मॉडल कौन है? नहीं, रोल मॉडल तो मैं ज़िंदगी में रोल मॉडल बनाने या उस पर कम यकीन रखता हूँ। मुझे लगता है कि ज़रा खुद अपने स्टैंडर्ड्स चीज़ें सेट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनका मैं समझता हूँ, लेकिन रोल मॉडल नहीं, कोई एक नहीं है रोल मॉडल में कहूँ तो। पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? 2000 रुपये। PTV में गया था इस्लामाबाद स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था शायद, माफ़ कीजिएगा। और वो 2000 रुपये का चेक उन्होंने मुझे दिया, और उस ज़माने में बैंक अकाउंट ही नहीं खोला था हमने। वो जब 2000 का चेक हम लेके आए तो बड़ी अमाउंट थी उस वक्त, वो 2000 रुपये ना मेरे लिए एक बड़ी बात है। तो मैंने जब पता वो कि उनका जी नहीं, वो आपके नाम के अकाउंट में ही सबमिट होगा तो पैसे आपको मिलेंगे। उस ज़माने में कोई अकाउंट्स के लिए आपको रेफरेंस चाहिए होते थे, वो रेफरेंस ही नहीं मिला हमें, और मैं वैसे भी नालायक आदमी ज़रा इसका मामला। तो वो 2000 रुपये का चेक जो है वो पड़े 6 महीने की उसकी डेट गुजर गई, एक्सपायर हो गई, और वो कभी ज़िंदगी में कैश नहीं करवाया। ये लेकिन पहली कमाई थी। पैसा मेहनत से मिलता है या किस्मत से? नहीं, मुझे तो लगता है मुझे थोड़ी सी उसमें मेहनत का अमल दखल था। किस्मत से तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि बहुत ही कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ गए हों। मुझे लगता है मेहनत से। कोई हसरत या ख्वाहिश जो आज भी अभी ना तमाम हो? एक अब ये है, इस तहरीक के मामले में मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे एक वक्त आए कि हम किसी एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास के नौजवान को, किसी एक आम लड़की को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर देख सकें। ज़िंदगी में ज़ाती एतबार से भट्टी साहब यकीन कीजिए कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है
कि मैं कहूँ कि यार ये काश मिल जाए या ये काश हो जाए। अल्लाह ने हर वो चीज़ अता की जो मेरी तवक्को या मेरी औकात से बहुत ज़्यादा थी। कोई कलक, कोई पछतावा? ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। फैसले करते वक्त दिल की सुनते हैं या दिमाग? बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं, फैसला बड़ा मुश्किल होता है मुझसे। ओए होए होए होए, कोई डिसीजन करना हो तो जितना मैं लटका सकता हूँ उसको लटकाता हूँ कि अच्छा कर लेते हैं, अच्छा चलो दे। लोग पूछते हैं क्या करना है, क्या अच्छा करते हैं, देख लेते हैं। बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये अच्छा सवाल है आपका, कभी दिल की कभी दिमाग की। हाँ, लेकिन दिल की ज़्यादा सुनता हूँ मैं, इसलिए कि मैं एक बात पर यकीन रखता हूँ, और वो बात ये कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो आपके साथ वही जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नाइंसाफ़ी या अदल के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर नहीं सकती। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ से आ रहा है, कैलकुलेशंस में नहीं फिर पड़ता, तो दिल से फ़ैसला कर लेता हूँ कि बस ये अल्लाह ताला तू जानता है, इस मामले में मैं नेक नीयती से काम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से अदल मांगते हैं या फजल? नहीं, अदल का तो क्या ही तकाज़ा कर सकते हैं, हमारी क्या ही हैसियत और औकात है। बस उसकी करम नवाजी रहे, उसका फ़ज़ल रहे, उसकी मेहरबानी रहे। अदल तो फिर क्या पल्ले रहेगा हमारे, फ़ज़ल ही है अल्लाह का अगर होता रहे तो। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है? बड़ा मुश्किल सवाल है। बुरी तो मैं 10 बता सकता हूँ, अच्छी मैं कैसे बताऊँ? अच्छी आदत पता नहीं। बुरी थी, मैं चिड़चिड़ा हो जाता था थोड़ा सा, मैं गुस्से में आ जाता था। सब लोग हम करते हैं ये। फिर मैंने ओवर द ईयर्स ये सोचा है, आई विश मैं आपके तवज्जुह से पैगाम दूँ कि एक्सरसाइज ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ के लिए या आपके चिड़चिड़ेपन को दूर रखने के लिए, उसके लिए आपका मसरूफ़ रहना और आपका कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ज़िंदगी में थोड़ी सी रूटीन लेकर आया हूँ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थोड़े से बेहतर हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। सच। और ये मैं बहुत सच्चाई से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में भट्टी साहब कभी कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा जिस पर मैं खुद यकीन नहीं रखता। मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर मिसलन सरेआम के अंदर मैंने कभी हुकूकुल्लाह के मामले पर, कि जो बंदे और अल्लाह का मसला है, उसके ऊपर कभी प्रोग्राम नहीं किया सर, बड़ी दयानतदारी के साथ। वो मामला जिससे मुआशरा मुतासिर हो सकता है, जिससे किसी दूसरे शख्स का नुकसान होता है, तो मैं जो कहता हूँ, जो करता हूँ, मैं उस पर यकीन रखता हूँ तो वो बात कह सकता हूँ और कर सकता हूँ, वरना मैं वो बात ना कह सकता हूँ ना मैं वो अमल कर सकता इन शख्सियात के लिए एक एक लफ्ज़। जी। वसीम बदामी, भाइयों जैसा दोस्त, दोस्तों जैसा भाई। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर। जावेद चौधरी साहब। हाय जावेद चौधरी साहब में एक लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता। नहीं सर, कमाल ये है कि जिस ज़माने में हम उनके कॉलम पढ़ते थे सर, वो याद करें ज़रा। ओए ओए, अल्लाह ने क्या ताकत दी थी उस आदमी की तहरीर, कमाल। क्या एक अलग अंदाज, और कौन सी उनकी 0 पॉइंट का जो किताब थी हमने नहीं ख़रीद कर पढ़ी। अब कहीं कहीं मुझे लगता है वो एतदाल खो देते हैं, तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते, और हम सबसे गलतियाँ हुई। लेकिन वो जो उनका अहद और उनका दौर है, उसके हम समेत बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे असरात हैं। बिल्कुल सही बात। शाज़ेब खानज़ादा, एतदाल, बैलेंस। हामिद मीर, अनप्रडिक्टेबल। नजम सेठी, चिड़िया ज़हन में आती है, पता नहीं क्यों। इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी साहब की मैं आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि, लेकिन प्यार करते हैं बहुत। मैं अभी एक ही मुलाकात हुई उनसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। मंसूर अली खान। मंसूर अली खान, गुड एग्जाम्पल कि कैसे इस दौर में उन्होंने एक पॉपुलर तरीन पार्टी के अगेंस्ट होते हुए भी अपना सोशल मीडिया का एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया। मुबशर लुकमान। मुबशर लुकमान साहब अच्छे भाई, मुझे बड़े बड़े भाइयों की तरफ बड़े खूबसूरत मशवरे देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी और उनके करियर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। इमरान रियाज। इमरान रियाज, हाय 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 हाय, झूठ 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 झूठ। काशिफ अब्बासी। वंस अगेन बैलेंस। आसमा शिराजी। आसमा शिराजी, बड़ी बहन वाली फील आती है मुझे उनसे हमेशा। गरीदा फारूक। वन साइडेड इमरान रियाज साहब की तरह, जिस तरह वो एक तरफ है बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तरफ है। कुर्रतुल-ऐन इकरार। मेरी माँ के बाद मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम औरत फरा इकरार। अच्छा, ये सब के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ फरा के बारे में कि मैं कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जितना प्यार वो मुझसे करती है, मैं उससे ज़्यादा प्यार उससे करता हूँ। वो बहुत बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत सेक्रीफाइस करने वाली रिश्तों में, बहुत ही साबिर और बहुत साबिर शाकिर औरत। अरूसा इकरार। अरूसा को हम हमेशा कहते हैं रौनक। घर में आने से बड़ा उसने जो है नई पूरी ज़िंदगी जो है ना उसको थोड़ा सा तब्दील किया है। हर वक्त एक हंगामा, हर वक्त की एक खुशी, हर वक्त की एक हाइपर एक्टिविटी, वो चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मिलके हमेशा ही बहुत अच्छा। अल्लाह आपका सलामत रखे। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी।